चलिए ठीक है, सभी लोग सब बढ़िया। देखिए अभी तक हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े हुए थे कि मेल के अंदर क्या क्या होता है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए थे। हाँ, उसके बाद फिर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा करने के बाद फाइनली जो है हम लोग आज आ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में। जी हाँ बिल्कुल, आपको एक चीज हम पहले ही बता देते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के अंदर हम लोग जैसा स्ट्रक्चर जैसा फंक्शन देखें ना, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर होना होता है बेबी का डेवलपमेंट। ये डायग्राम जो है देख करके आप कुछ लोग देखे हुए होंगे, ये डायग्राम को कहीं ना कहीं जो है देखे हुए होंगे। इस तरह का डायग्राम आप समझ गए होंगे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात हो रहा है। जी हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह का कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट जो हम पूरा का पूरा बोर्ड में बना दिए हैं, ये सब कंपोनेंट हेल्प करता है टू फॉर्म गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, जो हमारा प्राइमरी कंसर्न है। यही सब कंपोनेंट हेल्प करता है गैमीट का फ्यूजन के लिए। यही सब कंपोनेंट हेल्प करता है इंप्लांटेशन के लिए, कि गैमीट का फॉर्म होने, गैमीट का फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल सेल जाइगोट बन गया, वो जाइगोट का डेवलपमेंट के लिए। और ये जो डेवलपमेंट है वो लगभग 280 डेज यानी कि 9 मंथ तक डेवलपमेंट यहीं पे चल रहा होता है। लेकिन इसके अलावा एक और कंपोनेंट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड या इंग्लिश में उसको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं। तो वो जो है वो ये सब चीज में हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो हेल्प करता है ये सब चीज होने के बाद आफ्टर द प्रेगनेंसी, जब बेबी का बर्थ हो जाता है, फिर बेबी को कई महीनों तक फीडिंग करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है, और उस दौरान में काम आता है वो सेकंड कंपोनेंट जिसको हम लोग मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। बहरहाल हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर के ऊपर जिक्र करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये जो आप एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूटेरस। ये जो पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस बोलते हैं। लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द फीमेल में प्रेजेंट होता है ये यूटेरस। ऐसे तो यूटेरस का जो साइज है ना बहुत छोटा होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय में जब बेबी का डेवलपमेंट यहीं पे हो रहा होता है। जी हाँ, ये जो कैविटी है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जगह है यहाँ पे, इसी के अंदर होता है बेबी का डेवलपमेंट फॉर 9 मंथ। तो ऐसे तो यूटेरस का साइज जो है बहुत छोटा होता है, एकदम जो है बहुत छोटा और एकदम फ्लैसिड होता है। आपका यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर में जो है ये हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा होता है, मतलब ऐसा पूरा इरेक्ट पोजीशन में यूटेरस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी के समय में इसके अंदर जो है बेबी का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होना रहता है, उस दौरान में यूट्रस का जो साइज है लगभग 500 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इसका जो है इसी के अंदर मान के चलिए लगभग 6 से 7 केजी का बेबी का इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो आप समझ जाइए कितना हेवी कैपेसिटी होता है इस यूट्रस का। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूट्रस, और इसी के अंदर इसी जगह पे होता है बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, दिस पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज फंडस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट फंडस। यहीं पे मेन जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है फंडस में ही होता है। फंडस के बाद ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे बॉडी ऑफ द यूट्रस है। यहां से यहां तक इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी ऑफ द यूट्रस। बॉडी ऑफ द यूट्रस के बाद आ जाएगा आपका सर्विक्स। सो सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां तक फंडस, फंडस के बाद यूट्रस, यूट्रस का मेन बॉडी के बाद ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे सर्विक्स। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर देखेंगे तो सर्विक्स, ये जो पूरा ये सर्विकल कैनाल इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो कैनाल है यहाँ पे, इसको हम लोग सर्विकल कैनाल बोलते हैं। सर्विकल कैनाल के अंदर में एक ओपनिंग होता है जहां से सर्विक्स स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सर्विक्स और यूट्रस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे जो ओपनिंग रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ओज। ओज का मतलब होता है ओपनिंग, तो इंटरनल अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ओज।
ओज। अच्छा, इसके बाद फिर ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल के बाद बाहर की तरफ एक और ओपनिंग प्रेजेंट होता है इस जगह में, दिस ओज इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ओज। इसका मतलब एक्सटर्नल ओज जो है वो सर्विक्स और वेजाइना के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो इंटरनल ओज, सर्वाइकल कैनाल और एक्सटर्नल ओज, ये तीनों को मिला देंगे तो मिला के हम लोग बोलेंगे इसको सर्विक्स बोलेंगे। यहां से यहां तक आपका हो गया यूट्रस, यूट्रस के बाद हो गया सर्विक्स। सर्विक्स जो है 1/3 पार्ट को कंप्राइज करता है, 2/3 पार्ट को कंप्राइज करता है ये बॉडी ऑफ द यूट्रस। यहां से आपका सर्विक्स स्टार्ट हो गया, तो यहां से यहां तक यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यहां से जो है इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वेजाइना। फीमेल का जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेजाइना। यहाँ पे बहुत सारे जो है रग्स प्रेजेंट होते हैं, उबड़ खाबड़ सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेजाइनल रग बोलते हैं। यहाँ पे सर्विक्स वाला पोर्शन में देखेंगे ना तो यहाँ पे भी बहुत सारा जो है इस तरह से म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, स्किन का जो है फोल्डिंग प्रेजेंट होता है, बहुत सारा म्यूकोसा वगैरह सिक्रीट करता है यहाँ पे। ये सब को हम लोग बोलते हैं आर्बर विटे यूट्राई, इसको हम लोग बोलते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब सर्विक्स का म्यूकोसल फोल्ड होता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। प्रेगनेंसी के समय में जब यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस कंडीशन में देखिए ग्रेविटी तो नीचे की तरफ पुल कर रहा है, हाँ, फीमेल का बॉडी में या मेल किसी का भी बॉडी में ग्रेविटी तो वही काम करेगा, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ पुल करता है। समझिए यहाँ पे 6 से 7 केजी का बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो डेफिनेट बात है यार ग्रेविटी इसको नीचे खींचना चाहेगा, लेकिन नीचे क्या बेबी ऐसे ही गिर जाता है? नहीं, ऐसे नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन कर देता है, म्यूकोसल प्लग उसको हम लोग बोलते हैं। प्लग का मतलब हो गया ना कि जैसे मान लीजिए कोई ड्रेन है, ड्रेन में से जो है पानी गिर रहा है, छोटा सा मान लीजिए बाथरूम का जो है ड्रेन है वहां से पानी बाहर जा रहा है, आप वहां पे क्या कीजिएगा, तौलिया को लपेटिए और उस बाथरूम का जो जहां से पानी जो जा रहा है बाहर वहां पे तौलिया को लगा दीजिए, अब जो है पानी आपका ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। उसी तरीके से यहां पे भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसल या सर्वाइकल प्लग बोलते हैं। यूट्रस में आप देखेंगे ना, यूट्रस से दो तरफ दो जो है लंबा जो है फनल एक जो है ट्यूब निकला हुआ है, इस तरफ में भी एक ट्यूब निकला हुआ है, इस तरफ में भी, मतलब अगर बीच में ऐसा यूट्रस प्रेजेंट है ना तो इधर भी एगो ट्यूब निकला है और इधर भी एगो ट्यूब निकला है, और नीचे में इसका ओवरी प्रेजेंट होता है। ये जो रेड इंक से बना है, और आपको तो पता है कि फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ये ओवरी। तो ये हो गया यूट्रस, ये हो गया इसका एक ट्यूब, ये हो गया इसका दूसरा ट्यूब, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ओवरी प्रेजेंट होता है। ये यूट्रस का बॉडी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद ये ट्यूब पे बात करते हैं। ये जो ट्यूब होता है, ये दोनों ट्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओवी डक्ट बोलते हैं। इस ट्यूब को, ये जो यूट्रस से ट्यूब निकला है, ऐसा नहीं समझना है कि इधर का हम नहीं बनाया है तो एक गो होता है, नहीं, दोनों तरफ बना करके क्या फायदा है, एक ही चीज है यहाँ पे। तो इधर वाला हम लोग बनाए हुए हैं, दोनों तरफ ट्यूब निकला हुआ रहता है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है ये फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पोर्शन है जो एकदम यूट्रस के पास है, फैलोपियन ट्यूब का ये जो पोर्शन जो यूट्रस के पास है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। ये 1 सेंटीमीटर लेंथ होता है इस इंट्राम्यूरल पार्ट का। इस पार्ट के बाद जब थोड़ा सा आप और यूट्रस से दूर जाएंगे, देखिए ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। ये ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा सा हम लोग और दूर जाएंगे तो ये जो नैरो रीजन, जो छोटा सा शॉर्ट नैरो रीजन, पतला सा जो ट्यूब होता है, पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। देखिए पाइप ना एक गो है, जो ट्यूब है एक ही गो है, लेकिन जगह जगह पे इस ट्यूब का नाम अलग अलग दे देता है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो ये वाला जो नैरो पार्ट है और एकदम छोटा सा जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस, इसका जो लेंथ होता है वो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। इस्थमस के बाद एक लंबा सा पोर्शन आता है, एक लंबा सा रीजन आता है और काफी ब्रॉडर रहता है, चौड़ा और लंबा रीजन रहता है, बड़ा सा रीजन रहता है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज एम्पुला, और एम्पुला का तो मतलब होता है फुला हुआ, स्वेलिंग, इसलिए इस रीजन को हम लोग बोलते हैं एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इसका लेंथ हो जाएगा 6 से 7 सेंटीमीटर। ओवरऑल इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 कंपोनेंट होता है, इंट्राम्यूरल पार्ट, इस्थमस एंड एम्पुला, और तीनों मिलाकर के जो लेंथ हो जाता है 10 से 12 सेंटीमीटर। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर जो बोला गया है फैलोपियन ट्यूब का इंट्राम्यूरल पार्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी में बोला है फैलोपियन ट्यूब का होता है 3 कंपोनेंट, नंबर 1 इस्थमस,
नंबर 2 एम्पुला, नंबर 3 इनफंडिबुलम। अच्छा, एम्पुला के बाद जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है। फनल का मतलब होता है कि नहीं, देखते हैं पहले के समय में जब केरोसिन तेल वगैरह हम लोग यूज करते थे तो वहां पे एगो रहता था, एगो क्या बोलते हैं उसको, फनल ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो चोंगा रहता है ना, उसी को इंग्लिश में जैसे तेल ढालते हैं, एक तरफ पतला रहता है एक तरफ चौड़ा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फनल बोलते हैं बायोलॉजी में। तो ये जो है ये फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसका हम लोग बोल रहे हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का एकदम एंटीरियर, एकदम टिप पोर्शन में, द लास्ट पार्ट ऑफ द इनफंडिबुलम हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर, उंगली के जैसा प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है। और ये सब जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिम्ब्री। इसको हम लोग बोलेंगे फिम्ब्री। तो फटाफट हम लोग रिव्यू कर लेते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या बात की। हम लोग बात कर लिए हैं यूट्रस के ऊपर, ये पार्ट को बोलेंगे फंडस, ये हो गया यूट्राइन कैविटी, देन ये हो जाएगा बॉडी ऑफ द यूट्रस, देन सर्विक्स, देन वेजाइना। इधर वाले पार्ट पर अगर हम लोग आ जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पोर्शन इस्थमस, फूला हुआ स्वेलन और बड़ा सा पार्ट एम्पुला, एम्पुला के बाद इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद फिम्ब्री। आप देख रहे होंगे ना कि एम्पुला यानी कि ये वाला पोर्शन और इनफंडिबुलम के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट है। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम। बायोलॉजी में ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं। पेट में ही प्रेजेंट होता है इसलिए बोलते हैं एब्डोमिनल ऑस्टियम बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहां पे जो है ओवरी आप देख रहे हैं, ये ओवरी प्रेजेंट होता है। ओवरी से निकलता है ओवम जो फीमेल गैमिट होता है। हाँ, फीमेल, ये मत समझिए खाली इधर ओवरी प्रेजेंट होता है। यूट्रस का इधर भी एक ओवरी प्रेजेंट होता है, इधर भी एक ओवरी प्रेजेंट होता है। तो देयर आर वन पेयर ऑफ ओवरीज इन द फीमेल। तो इधर वाला ओवरी का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ओवरी जो है ना, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल के अंदर, और ये रिलीज करता है फीमेल गैमिट जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम। जब ये ओवरी, ये जो ब्लू कलर से बना है, इसको ओवम हम लोग बोल रहे हैं, या सेकेंडरी oocyte स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte वगैरह हम लोग देखेंगे इसको बाद में। ये जो ओवरी है ये रिलीज करवा दिया फीमेल गैमिट को ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर पर मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है, 14वां जो दिन होता है, उसके अंदर लगभग रिलीज होता है ये ओवम। ओवम जैसे रिलीज हो गया ना, इस ओवम को ले जाना है यहां तक। हम आपको एक पजल देते हैं, जैसे नहीं होता है पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह में रहता था कि यहाँ घास है और ऊपर में गाय है, तो गाय को घास तक पहुंचाइए, ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ करके हम लोग पहुंचाते थे। उसी तरीके से यहाँ पे निकल रहा है ओवम, और हम आपको टास्क दिए हैं कि ओवम को यहाँ तक पहुंचाना है। आप क्या करेंगे ना, ओवम को जो है एक्चुअल में ये काम किस तरीके से करता है, ओवम इधर से जाता है और इसके अंदर से एंटर करके यहां तक पहुंच जाता है। किस तरीके से, जैसे ही ओवम यहां पे रिलीज हो गया तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख पा रहे हैं ना, ये इस तरीके से मूव करते रहता है, ऐसे ऐसे करके ये मूव करते रहता है। जैसे ही ऑन द 14th डे जैसे ही ये ओवम निकलेगा, ये फिम्ब्री क्या करेगा ना, उसको कैच कर लेगा। कैच करेगा ये फिम्ब्री उस ओवम को, और उस ओवम को कैच करने के बाद डाल देगा इन दिस ऑस्टियम। यानी कि फिम्ब्री उसको कैच किया और डाल दिया, उसको कहां पे डाल दिया, इनटू दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्टियम, एब्डोमिनल ऑस्टियम। फिर जो ओवम है वो आपका ग्रेजुअली मूव करता है इनटू द एम्पुलरी पोर्शन एंड देन इनटू द इस्थमिक रीजन, और यहीं पे एम्पुला और स्थमिक के बीच में ओवम आकर के कुछ दिन के लिए रुक जाती है, और यहां पे वेट करती है। ओवम जो है स्पर्म का वेट करती है। मेल जब during coitus, during copulation, when there is deposition of semen into this female genital tract, that time sperms are deposited, millions and millions of sperms are deposited in this female genital tract. When the sperms are deposited here, they start to climb upward. जो स्पर्म यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, these sperms start to climb upward, ये ऊपर की तरफ बहुत सारे स्पर्म जो हैं चढ़ाई करने लग जाते हैं। इस तरीके से ये मूव करने लग जाते हैं, और स्पर्म से मुलाकात करने के लिए यहाँ पे वेट कर रही होती है कौन, ओवम। तो ओवम जो है यहाँ से निकली और यहाँ से ट्यूब से होता हुआ एम्पुला और स्थमस के बीच में यहाँ कहीं वेट कर रही होती है, और बेचारा स्पर्म, देखिए ना ओवम कितना डिस्टेंस कवर की, यहाँ से निकली और यहीं तक आई, जबकि स्पर्म को देखिएगा तो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था बेचारा, लेकिन उसको इतना मूव करके पूरा रास्ता कवर करके जो है यहाँ तक आना पड़ गया। तो वाकई में बहुत मेहनती होता है स्पर्म, जबकि ओवम जो थोड़ा सा आलसी होती है। फैक्ट है ये, मेल लोग थोड़ा सा ज्यादा
एक्टिव होता है। इस जगह पे स्पर्म और ओवम का जो है फ्यूजन होता है और यहाँ पे बनता है एक सिंगल सेल जाइगोट। इस जगह पे वो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट धीरे धीरे मूव करेगा और यहाँ फंडस के पास जो है यहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। जो जाइगोट बन गया है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम स्पर्म बना दिए, यहाँ पे हम ओवम, इस ओवम को हम यहाँ पहुंचा दिए, स्पर्म और ओवम मिल गया। मिल जाने के बाद ये सिंगल सेल बन जाता है। ये दोनों जब फर्टिलाइज कर गया, यहाँ पे एक सिंगल सेल बन जाता है। इसी सिंगल सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट जो है मूव करना शुरू किया इनटू दिस फंडस पोर्शन और यहाँ पे ये चिपक जाता है। ये जाइगोट जो है यहाँ पे चिपक जाता है और धीरे धीरे करके इसका डेवलपमेंट होते रहता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये जो चिपकना है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये जो ओवरी है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, काहे कि यही फॉर्म करा रहा है ओवम। इसी के अंदर बनता है ओवम। ये ओवम यहाँ पे पहले छोटका ओवम, फिर थोड़ा सा बड़का ओवम, फिर बड़का ओवम, इस तरीके से डेवलप करता है। क्या क्या स्टेजेस होते हैं उसको हम लोग देखेंगे हम लोग आगे। जब ओवम पूरी मैच्योर कर जाता है, फिर ओवम यहाँ से निकल जाएगा और फिर ओवम को यहाँ कैच करेगा और फिर इसको डाल देगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। इस तरीके से काम ये करता है। ये पूरा यूट्रस जो देख रहे हैं ना, ये लटक नहीं रहा है। मतलब आप सोचेंगे कि यूट्रस सर कहाँ पे, मतलब पेट में क्या यूट्रस तैर रहा है ऐसे ही इधर उधर करके? नहीं, यूट्रस जो है ये हमारा पेल्विक वॉल के साथ यानी कि एब्डोमिनल वॉल के साथ यूट्रस अटैच होता है। लिगामेंट रहते हैं बहुत सारे जो यूट्रस को पीछे से इस तरीके से पोस्टेरियरली यूट्रस को पकड़ के रखते हैं ताकि वो एक प्लेस में जो है सस्टेन्ड रह जाए। यही वो लिगामेंट है जो डॉट लाइन से हम बनाए हैं ना। ये यूट्रस को सामने की तरफ समझ लीजिए और पीछे में इसका प्रेजेंट होता है वो लिगामेंट जो यूट्रस को पीछे की तरफ से ऐसा करके सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है। ये जो लिगामेंट हम बनाए हैं ये सब पूरा पीछे में ये लिगामेंट होता है। इस तरीके से लिगामेंट होता है। इस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। दिस लिगामेंट इज कॉल्ड एज द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। पीछे की तरफ से आता है इसलिए इसको बोलते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट। जबकि एक और टाइप का लिगामेंट होता है जो स्पेशली ओवरी को पकड़ के रखता है। ये जो ओवरी, अब आप बोलेंगे सर यूट्रस को तो पकड़ने वाला मिल गया, ब्रॉड लिगामेंट, ओवरी क्या है, ये हवा में ऐसे लटकता रहेगा? तो नहीं, ओवरी को भी पकड़ने के लिए लिगामेंट प्रेजेंट होता है और इस लिगामेंट को हम लोग, ये जो लिगामेंट, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो ओवरी को इधर से और ओवरी को इधर से पकड़ के रखा हुआ, इस ओवरी को पकड़ के रखा हुआ है, इस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवरी से ओवम निकलता है, ओवम निकलने के बाद फिम्ब्री कैच करेगा, फिम्ब्री कैच करने के बाद इनफंडिबुलम, देन टू द एम्पुला, देन टू द इस्थमस, यहाँ पे वेट कर रही होती है। इधर से आ रहा होता है स्पर्म, स्पर्म ओवम का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिंगल सेल जाइगोट, जाइगोट यहाँ पे चिपक गया, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट यहाँ पे होता है। एनसीईआरटी के अंदर बर्थ कैनाल को डिफाइन किया गया है। बर्थ कैनाल, जो कैनाल बर्थ देती है, बर्थ कैनाल इक्वल्स टू वेजाइना प्लस सर्विक्स। ये पूरा को हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, जहां से जन्म होना होता है। ये वाला पोर्शन को वेजाइना और ये वाला पोर्शन को सर्विक्स, तो वेजाइना प्लस सर्विक्स इक्वल्स टू बर्थ कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट। यूट्रस का ये जो दीवार है ना, इसका 3 गो लेयर होता है। मतलब आप अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो आपको 1, 2, 3 लेयर को आपको गुजरना पड़ेगा। जो सबसे बाहर वाला लेयर है, इस लेयर को यहां पे हम लोग कर देते हैं। जो सबसे बाहर वाला लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बाद बीच वाला ये जो लेयर है, जो एकदम थिक लेयर है, पूरा मोटा लेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे मायोमेट्रियम। और इसके अंदर ये वाला जो लेयर है, अंदर वाला लेयर, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का 3 लेयर, सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला एंडोमेट्रियम। इस तरीके से 3 लेयर प्रेजेंट यहाँ पे होता है। मायोमेट्रियम काफी थिक होता है, एंडोमेट्रियम ये जो है ग्लैंडुलर होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। अब समझिए बात कि एक नॉर्मल फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर यानी कि प्यूबरिटी के बाद जब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ये इसको थोड़ा सा बना देते हैं। हर मंथ देयर इज अ साइकिल इन रिप्रोडक्टिव फीमेल, दैट साइकिल इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस दौरान में क्या होता है ना, एग रिलीज होता है। पर मंथ देयर इज रिलीज ऑफ एग on the 14th day of the menstrual cycle. That egg is taken to this part and waiting for the sperm to come and join the party.
फॉर दिस मीटिंग, यहाँ पे जो मीटिंग होना है स्पर्म और ओवम का, इस मीटिंग के बाद यूट्रस को पता है, या हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को पता है कि यहाँ पे अगर मीटिंग हो गया ना, तब सिंपल सा बात है कि बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा तो यहाँ पे आके जाइगोट इम्प्लांट कर जाएगा। इसीलिए पर मंथ व्हेन देयर इज व्हेन द ओवम इज ऑन हर वे, जब ओवम अपने रास्ते में निकली है, सो यहां पे पहले से तैयारी होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, पर मंथ द यूट्रस वेट्स फॉर द जाइगोट टू बी इम्प्लांटेड। ये जो पार्ट है, ये पर मंथ जो है तैयार करती है खुद को कि यहां से जो है ये वेट करती है कि स्पर्म ओवम मिलने के बाद, जाइगोट बनने के बाद इस जगह पे प्लांटिंग होगा। अब बताइए, मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं? गेस्ट के आने के बाद आप पूरा अपना घर को ठीक करते हैं, या गेस्ट के आने से पहले आप पूरा बेड वगैरह एकदम झाड़ वाड़ के एकदम पूरा एकदम साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं? हाँ? गेस्ट के आने से पहले। उसी तरीके से ये काम होने से पहले, मतलब अगर आया या ना आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पर्म गया फर्टिलाइज किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मंथ जो है ये यूट्रस के अंदर यूट्राइन कैविटी जो है खुद को प्रिपेयर करती है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ इम्प्लांटेशन कर सके। ये बेड को तैयार करती है ताकि जो डेवलपमेंट होना रहेगा बेबी का, वो डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके। एकदम बढ़िया, एकदम कुशन लाइक पैडिंग किया जाता है ताकि आराम से यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सके। मायोमेट्रियम के अंदर होता है मस्कुलर लेयर। मायोमेट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है मस्कुलर लेयर। इसका लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट होता है और साथ ही सर्कुलर मसल लेयर प्रेजेंट होता है। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है ये बाहर की तरफ रहता है, यानी कि बाहर की तरफ आउटर एलएमएल बोलते हैं और इनर सीएमएल बोलते हैं। तो मायोमेट्रियम यानी कि बीच वाला जो लेयर है, मस्कुलर लेयर है, बहुत ही थिक लेयर है, इसके अंदर दो मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, लंबा लंबा वाला मसल, सर्कुलर मसल लेयर, सीएमएल। तो ये सब चीज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंडोमेट्रियम के अंदर ये जो सबसे अंदर वाला लेयर है एंडोमेट्रियम, इसके जो ऊपर में टिश्यू का लेयर यहाँ पे बिछा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस। एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट होता है स्ट्रेटम बेसिलिस। अब समझिए पर मंथ का साइकिल किस तरीके से चलता है। जब यहां से ओवम निकल के आएगा, यूट्रस को पता है, वो वेट कर रही होती है कि हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो यहां पे मेहमान आ जाएगा, फिर हमको सजा के रखना पड़ेगा। इसीलिए ये जो मायोमेट्रियम है ये खुद को तैयार करने लग जाती है। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर और सीएमएल जो है ये मस्कुलर लेयर के अंदर होता है, ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल का नंबर इंक्रीज करता है, जिसके वजह से इसका जो साइज है मायोमेट्रियम का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और इंक्रीज इन साइज को ही हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी। तो मायोमेट्रियम के अंदर बेडिंग तैयार किया जा रहा है और यहां पे क्या हो गया? हाइपरट्रॉफी। मायोमेट्रियम का साइज जब इंक्रीज कर जाएगा तो बताइए अंदर वाला एंडोमेट्रियम में क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा फर्क। है कि इसके जस्ट अंदर में प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम का जो सबसे बेस में जो लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम बेसिलिस पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और यहां से स्ट्रेटम बेसिलिस जो है एक नए लेयर का फॉर्मेशन करती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनले। स्ट्रेटम फंक्शनले, FUNCTIONALE, स्ट्रेटम फंक्शनल। स्ट्रेटम बेसिलिस से बन गया स्ट्रेटम फंक्शनली। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। यहां पे जो साइज इंक्रीज किया है और नया लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। तो बताइए मायोमेट्रियम में होगा हाइपरट्रॉफी, एंडोमेट्रियम में होगा हाइपरप्लेसिया। इस तरीके से यूट्रस जो है खुद को तैयार करती है ताकि अगर इम्प्लांटेशन होता है तो हम काम संभाल लेंगे। अच्छा, मान लीजिए अब हम लोग दोनों केस देख लेते हैं। मान लीजिए इधर से आ गया स्पर्म और इधर से आ गई ओवम, दोनों यहां पे मिल गया,
मिलने के बाद बन गया जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट इधर मूव करना शुरू करेगा और ये सब चीज होगा। इसी तब हम लोग बोलेंगे यहाँ प्रेगनेंसी टेक प्लेस कर चुका है। अब बताइए, मेहमान अगर आपके घर में ही रह गए 9 मंथ तक, तो क्या आप बेड वगैरह सबको तोड़ देंगे? नहीं ना, वो सबको आप वैसे ही मेंटेन करके रखेंगे, बल्कि और बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखेंगे। इसीलिए अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाता है, इफ देयर इज प्रेगनेंसी हियर, तो इन दिस केस आपका हाइपरट्रॉफी जो है ये भी मेंटेन रहेगा, हाइपरप्लेशिया जो है ये भी मेंटेन रहेगा अगर प्रेगनेंसी हुआ तो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, जो ओवम यहां से चलना स्टार्ट की थी, ओवम यहां तक पहुंच गई, 2 से 3 दिन तक ओवम यहां पे वेट करेगी। अगर स्पर्म इससे मिलने के लिए नहीं आया, तब ओवम जो है यहां यूट्रस में आ जाएगी और यूट्रस में आने के बाद दुख मनाएगी कि हमारे घर पे कोई गेस्ट नहीं। ओवम यहां तक पहुंच गई, अब ओवम को यहां रह के कोई फायदा नहीं है, 2-3 दिन तक वेट करेगी, फिर यहां से चल देगी अपना। अच्छा, इस दौरान जो है ये बेड सब जो बन गया था, यानी कि जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया हुआ था, ये सब का भी अब कोई काम नहीं है, कहे कि यहां पे रहने के लिए कोई गेस्ट आया ही नहीं, सिर्फ ओवम आई, स्पर्म तो उसके साथ मुलाकात किया ही नहीं। इस केस में क्या होने लग जाएगा, इस केस में एंडोमेट्रियम का ये जो स्ट्रेटम फंक्शनली जो बना था, सबसे अंदर वाला जो लेयर बना था स्ट्रेटम फंक्शनली, स्ट्रेटम फंक्शनली क्या करेगा ना, स्ट्रेटम बेसिलिस से उखड़ जाएगा। जो बेड तैयार किया गया था स्ट्रेटम बेसिलिस के ऊपर, बोल रहे थे स्ट्रेटम फंक्शनली, ये बेड जो है ना यहां से उखड़ जाएगा, कहे कि अब किसी को रखना नहीं है 9 मंथ तक, देयर इज नो प्रेगनेंसी, दैट्स व्हाई स्ट्रेटम फंक्शनली विल सेपरेट आउट फ्रॉम द स्ट्रेटम बेसिलिस। ये सेपरेट हो जाएगा यहां से और ये झड़ जाएगा यहां से, और शेडिंग ऑफ दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एट्रॉफी। यहां पे हाइपरट्रॉफी हुआ था, जो इंक्रीज किया था साइज, जो शेप था इंक्रीज किया था साइज इन नंबर में। एट्रॉफी, ए का मतलब क्या होता है, नो या एब्सेंस। तो बताइए, जब यहां से झड़ेगा तो यहां से क्या निकलेगा, एक तो निकलेगी ओवम जिसका मुलाकात नहीं हो पाया स्पर्म के साथ, और साथ में निकलेगा एंडोमेट्रियम का ये बेडिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग उसको हम लोग बोलते हैं, ये भी शेड आउट हो जाएगा। और इस दौरान जब यहां से बहुत सारा टिश्यू सब उखड़ेगा ना, यूट्रस का जब ये सब टिश्यू सब जब उखड़ेगा यहां से, तो होगा ब्लीडिंग। हाँ, इसीलिए जो है कि जब यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होता है, उस कंडीशन में वी फाइंड दैट ईच मंथ देयर इज अ ब्लीडिंग फेज इन द रिप्रोडक्टिव फीमेल्स। और इस दौरान जो है यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। ये ब्लीडिंग जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 days to 5 days तक ये ब्लीडिंग चलता है। और पर जो है यहाँ पे मुलाकात नहीं हुआ, ये सब झड़ जाता है, निकल जाता है। फिर से नेक्स्ट मंथ जो है फिर से वही सब तैयारी, फिर हर मंथ ओवरी जो है एक ओवम रिलीज करती है। एक मंथ में अगर ये ओवरी रिलीज किया, एक ओवम, अगले मंथ में ये वाला ओवरी एक ओवम, फिर अगले मंथ ये ओवरी एक ओवम, ऐसे करके ऑल्टरनेट तरीके से हर एक मंथ जो है एक ओवम रिलीज होता है। अब आप बोलेंगे सर मान लीजिए अगर दोनों ओवरी के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों रिलीज नहीं किया, तो नहीं, दोनों में से कोई रिलीज करता है। कई बार जो ऐसा होता है कि दोनों ओवरी रिलीज कर देता है, इधर से भी एक ओवम और इधर से भी एक ओवम। अब बताइए, ओवम दोनों तरफ पहुंच गया है, स्पर्म तो बहुत सारा जाइए रहा है, तो लिमिटिंग फैक्टर कौन है, स्पर्म की ओवम? ओवम लिमिटिंग फैक्टर है। दो एगो यहाँ पे एक रहता है, लेकिन इन दिस केस 2 हो गया है, तब यहाँ पे ना इधरो एगो जाइगोट बन जाएगा, इधरो एगो जाइगोट बन जाएगा। ऐसे ही करके ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से ट्विंस बनते हैं। ट्विंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। एक जाइगोट से 2 अगर उसका क्लीवेज हो जाता है, कि मान लीजिए अगर यहाँ पे एक जाइगोट बना है ना, एक मान लीजिए जाइगोट बना है, वो जाइगोट फिर बाद में जो है वो बाद में क्लीव करके 2 जाइगोट बन जाता है। फिर धीरे धीरे डिवीजन के बाद दोनों अलग अलग जगह जो सेपरेट हो जाता है, या कई बार एक के साथ सेपरेट रह जाता है, उसको ट्विंस बोलते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक जाइगोट से दोनों इंडिविजुअल बनता है। वो लोग का लुक वगैरह सेम होता है, बिहेवियर वगैरह सेम होता है बहुत हद तक, और कुछ हद तक जो है अगर स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पे डेवलपमेंट के दौरान अगर चिपक के रह गया ना, कई बार हम लोग देखते भी हैं न्यूज वगैरह में कि किसी का पीठ, दोनों 2 बच्चों का पीठ जुड़ा हुआ रहता है, हाथ जुड़ा हुआ रहता है, हेड जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए जुड़ा हुआ रहता है कि जाइगोट का जो है वो जुड़ा हुआ रह जाता है। कभी कभी अलग हो गया तो फिर अलग जो है ट्विंस निकलेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से अगर ओवम आ गया ना, तो 2 अलग अलग जाइगोट बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डाई जाइगोटिक ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। फिर ये लड़का हो सकता है, ये लड़की, कोई भी हो सकता है। और अगर मोनोजाइगोटिक की बात करेंगे ना, तो दोनों लड़का या दोनों लड़की। अब आप बोलेंगे ना सर स्पर्म को कैसे मालूम है कि इस मंथ को इधरे वाला ओवम निकलने वाला है?
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बात सर कहाँ से मालूम चला कि स्पर्म इधरे जाएगा, कैसे मालूम चला इधरे से ओवम निकलेगा? नहीं, स्पर्म को पता नहीं रहता। स्पर्म बहुत सारा यहाँ डिपॉजिट हुआ है, कुछ इधर भागा, कुछ तो इधरे अटक गया है, कुछ इधर दौड़ना शुरू किया, कुछ इधर दौड़ना शुरू किया, कुछ हर तरफ दौड़ रहा है सब, और बहुत सारा तो इधरे अटक जाता है। ये जो वेजाइनल रग सब होता है ना, इधरे अटक के रह जाता है, बेचारा सब तो पहुंच ही नहीं पाता है। और बहुत सब पहुंचता है, मान लीजिए स्पर्म इधर पहुंच गया, इधर पता चला ओवम है ही नहीं है, बेचारा को धोखा मिल गया है। लेकिन जो स्पर्म इस साइड गया है उसका तो मुलाकात हो जाएगा वहां पे ओवम के साथ है, तो वो जो है वहां पे काम होता है इस तरीके से। तो अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, फिर से अगले मंथ यहां से उस ओवरी से ओवम निकलेगा, ओवम आना चाहेगा, तब तक फिर से यहां पर हाइपोट्रॉफी होगा, फिर से हाइपरप्लेजिया होगा, फिर अगर प्रेगनेंसी हुआ तो फिर ये सब कंटिन्यू रहेगा 9 मंथ तक, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ फिर से, तो फिर से ये सब डिग्रेड कर जाएगा और शेडिंग ऑफ द यूट्रस हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूटेराइन वीपिंग, यूट्रस का रोना। जो स्पर्म नहीं आया ना, तो स्पर्म का याद में ओवम जो है वो तड़प तड़प कर रोती है, खून के आंसू रोती है ओवम, कहे कि यहां से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूटेराइन वीपिंग, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस का रोना, इसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कर। चलिए इतना ही रखते हैं हम लोग आज के क्लास के लिए, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।